नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज तक मैंने आपको ऐसी बहुत सी कहानियां सुनाई है जिसमें कि क्राइम को चाहे कितने ही शातिर तरीके से करे, लेकिन जो क्रिमिनल होता है उसे पकड़ ही लिया जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद में तो आप यही कहेंगे कि क्राइम को लोग इतने शातिर तरीके से भी कर जाते हैं कि उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज की जो मर्डर मिस्ट्री है, ये एक बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री है। 2008 को यह हत्याकांड हुआ था, लेकिन आज तक भी ये जो केस है, इसे पुलिस सुलझा नहीं पाई। ये जो केस है, ये आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और ये केस बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय केस माना जाता है। इस केस के बारे में पहले अगर आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, लेकिन आप इस केस को सुनेंगे तो आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप खुद नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर में इस केस में जो कातिल है वो कौन है। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में कि आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ था जिसे सुलझाने के लिए दर्जनों पुलिस हो, सीबीआई हो, बहुत सी टीमें गठित की गई, लेकिन फिर भी ये केस सुलझाया नहीं जा सका। कहा जाता है कि जो पुलिस होती है वो कातिल को कहीं से भी ढूंढ निकालती है, लेकिन इस केस में पुलिस क्या, सीबीआई भी कातिल को नहीं पकड़ पाई थी और ये जो केस है वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज हम इस केस की छोटी से छोटी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस केस के बारे में हम बात करें तो ये जो केस है, आरुषि हेमराज हत्याकांड, जो कि नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान संख्या 32 में घटित होता है। ये जो घर है वो डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुल तलवार का है। जो राजेश तलवार है वो एक डेंटिस्ट है और वो अपना पर्सनल क्लिनिक चलाते हैं और साथ ही एक हॉस्पिटल में नौकरी भी करते हैं। उन दोनों की इकलौती एक बेटी है जिसका नाम है आरुषि। जब आरुषि की हत्या हुई थी उस समय आरुषि की उम्र महज 14 साल थी और उस परिवार में उन 3 लोगों के अलावा एक व्यक्ति और रहता था जो उनका नौकर था, जिसका नाम हेमराज था, जो उनका बहुत ही ज़्यादा वफादार नौकर था। और जो हेमराज था वो नेपाल का रहने वाला था। अब जो घटना है उसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो दिन था 15 मई 2008 को। जो आरुषि थी वो हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठ जाती है और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लग जाती है। इधर जो उसका नौकर था वो आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग जाता है। अब जो आरुषि थी वो स्कूल जाती है और जो आरुषि थी उसका जो जन्मदिन था, वैसे तो वो 24 मई को आता था, लेकिन जो आरुषि थी वो 15 मई को जब स्कूल जाती है तो अपने दोस्तों से कहती है कि वो अपना जन्मदिन 16 मई को ही सेलिब्रेट करना चाहती है ताकि वो अपने सारे दोस्तों को अपने बर्थडे में बुला सके। और अब वो स्कूल जाकर वापस आ जाती है। रात के लगभग 10 बज रहे थे और रात के 10 बजे जो राजेश तलवार थे वो अपनी पत्नी नुपुर के साथ जो आरुषि थी उसके कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद दूसरे दिन जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला था उसके बारे में आरुषि से सारी बात करते हैं कि कैसे वो अपना जन्मदिन मनाना चाहती है, कितने लोगों को बुलाना है, सारी प्लानिंग की जाती है। और सरप्राइज के तौर पर जो उसके माता पिता है वो आरुषि को एक डिजिटल कैमरा देते हैं, जिसे लेकर आरुषि बहुत खुश होती है और वो बहुत सारी तस्वीरें भी लेती है, जिसमें खुद की हो, अपने माता पिता की हो, बहुत सी फ़ोटोज़ ली जाती है। और उस जो कैमरा था उसमें आखिरी फ़ोटो रात के 10:10 पर खींची गई थी और इस दौरान जो उसके माता पिता थे वो भी मौजूद थे। अब 11 बजे के आसपास जो राजेश तलवार थे वो अपने कमरे में चले जाते हैं और उन्हें बाद में याद आता है कि जो आरुषि है उसके कमरे में इंटरनेट के लिए राउटर रखा हुआ है जिसे वो ऑन करना भूल गए थे। तो वो अपनी पत्नी को भेजते हैं और जो उनकी पत्नी होती है वो उस राउटर को ऑन कर देती है। तो जब उनकी पत्नी कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जो आरुषि है वो अपने कमरे में जो एक बुक है उसे पढ़ रही है, जो कि एक नॉवेल था। अब जो 12:08 तक जो राजेश तलवार था उन्होंने इंटरनेट यूज़ किया और फिर वो सो जाते हैं। अब जो आरुषि का कमरा था वो ऐसा कमरा था
जिसे आरुषि अंदर से खोल सकती थी, और अगर उस कमरे को कोई भी बाहर से खोलता है तो उस कमरे को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती थी, और उस कमरे को ऐसे खोलकर कोई भी अंदर नहीं जाया जा सकता था। जब 15 से 16 मई की रात सभी सो गए, उसी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज की जो रात थी वो बहुत ही भयानक रात होने वाली थी। 16 मई 2008 को रोज की तरह जो उनकी नौकरानी भारती थी, वो सुबह करीब 6 बजे राजेश तलवार के घर में काम करने आती है। लेकिन जैसे ही वो घर की बेल बजाती है, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो बार बार घंटी बजाती है। रोज़ तो जो दरवाज़ा था वो उनका नौकर हेमराज खोल दिया गया करता था, लेकिन आज किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जब उसने 3 बार घंटी बजाई तो जो राजेश तलवार की वाइफ थी वो उसे कहती है कि रुको, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। अब भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता, और बाहर से दरवाज़ा बंद था। नुपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, हेमराज आ जाएगा। बालकनी से वो चाबी फेंकती है और बाहर से दरवाज़ा खोला जाता है। अब जो नुपुर तलवार थी वो घर के अंदर कहीं चाबी लेकर बालकनी में आती है और नीचे चाबी फेंक कर दरवाज़ा खोला जाता है। अगले ही पल जो हेमराज था, उसको जो नुपुर तलवार है वो फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। और जो नुपुर तलवार है वो घर के अंदर आ जाती है, और अपने कमरे में उठकर जैसे ही वो बाहर हॉल में आती है तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर एक स्कॉच जो विस्की की बोतल होती है उस पर पड़ती है, और उस पर जो निशान थे उसे देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस पर खून के निशान थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर में यहाँ पर ये जो विस्की की बोतल है वो कौन लेकर आया, क्योंकि उनके घर में शराब कोई नहीं पीता था। अब जो राजेश तलवार है उन्होंने कहा कि जरा एक बार तुम आरुषि के कमरे को चेक करो। आरुषि के कमरे का दरवाज़ा ऐसा था जो सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि जैसे ही वो कमरे के पास जाती है, आरुषि का जो कमरा था वो आधा खुला हुआ था। उसे समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है तो अंदर का जो नज़ारा था उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो बेतहाशा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। अब उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पति भी अंदर जाते हैं, और साथ ही जो उनकी नौकरानी थी वो भी अंदर जाती है। जब सभी लोग अंदर का जो नज़ारा देखते हैं उसे देखकर ज़ोर से चीख निकल पड़ती है, क्योंकि जो उनकी बेटी थी उसे वहाँ पर मार दिया गया था, और जो आरुषि थी उसके शरीर पर, गले पर काटने के निशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरुषि को इतनी बेरहमी से किसने मारा। तो आरुषि की जो पिता है वो कहते हैं कि हेमराज ने आरुषि को मार दिया है। अब जो उनकी नौकरानी थी उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि मैं बाहर के लोगों को बुला कर लाती हूँ। नूपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाज़त उसे दे दी थी। वो भागते हुए जो जलवायु विहार अपार्टमेंट है उसके बाकी लोगों को भी बुला कर ले आती है। अब जो गार्ड है वीरेंद्र सिंह उस अपार्टमेंट का, वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस देखती है कि वहाँ पर 15 लोग लिविंग रूम में हैं, बाकी कुछ लोग जो उसके माता पिता है उसके कमरे में हैं। हालांकि इस समय जो आरुषि है उसके कमरे में कोई भी नहीं था। अब जो पुलिस वाले थे वो जो बोतल थी शराब की उसे बरामद करते हैं, और साथ ही जो आरुषि के जब कमरे को जाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि वहाँ का जो क्राइम सीन था वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग पहले इकट्ठे हुए थे। वहाँ का जो भी सारी चीज़ें थी वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी। अब जो उसके माता पिता थे वो भी यही कहते हैं कि हमारा जो नौकर हेमराज है उसने हमारी बेटी की हत्या कर दी है और वो भाग गया है। थ्योरी के आधार पर जो हेमराज था उसको आरुषि का मर्डर मानते हुए पुलिस उस पर 20,000 रुपये का इनाम रखती है। उसके माता पिता ने कहा था कि हेमराज है उसने शायद हमारी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि इस चीज़ के लिए नहीं मानती है तो वो उसे मारता है और भाग जाता है। अब जो पुलिस थी उसकी 2 टीम बनाई जाती है। एक टीम को नेपाल भेजा जाता है और दूसरी जो टीम थी उसे उसके नौकर को ढूंढने के लिए आसपास में भेजा जाता है।
अब बाकी की जो टीम थी वो लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लगभग 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और लगभग 1 बजे जो आरुषि का शव था उसे घर पर वापस ले लिया जाता है और 4 बजे के आसपास आरुषि का अंतिम संस्कार किया जाता है। जो आरुषि के पिता थे वो चाहते थे कि अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी हो। जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, तो उसके पिता ने कहा था कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंतिम संस्कार जल्दी कर देना चाहिए जिससे आत्मा को शांति मिलती है। अब नतीजा ये रहा कि सारे सबूत तो अधिकतर नष्ट ही हो चुके थे। जो 90% सबूत थे वो नष्ट हो चुके थे। अब जो बोतल से खून के नमूने थे उसे इकट्ठे किए जाते हैं और उसे भी जो फिंगरप्रिंट था वो लिया जाता है और जांच के लिए भेज दिया जाता है। खून के अब जो पुलिस वाले थे उन्हें लगता है कि जो उनकी छत है उसके पास में यानी जो सीढ़ियाँ हैं उस पर भी खून के कुछ निशान दिख रहे हैं। पुलिस वाले उन खून के निशान के पास में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो राजेश तलवार था वो कहता है कि आप छत पर जाकर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। आप जो आरुषि है उसके हत्यारों को ढूंढने की कोशिश करें। और जो पुलिस वाले थे ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि वो उसकी बात मानते हैं और छत पर जाने का प्लान बदल दिया जाता है। अब जो राजेश तलवार थे वो अपनी बेटी की अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंच जाते हैं और अब जो उसके माता पिता थे वो 17 मई को हरिद्वार पहुंचते हैं। और अब जो पुलिस वाले थे उनका घर आना जाने का जो सिलसिला था वो भी जारी था। अब एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका नाम गौतम होता है। वो एक जाने माने जो भी क्राइम की चीज़ें होती थी उसमें बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए माने जाते थे, तो उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। और जो गौतम थे उन्हें भी सीढ़ियों के पास सूखे हुए हल्के हल्के खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो भी छत पर जाने के लिए चाबी मांगते हैं, लेकिन जब उन्हें चाबी नहीं मिलती है तो गेट को तोड़ने का फैसला किया जाता है और सुबह के लगभग 10:30 बजे छत पर जाने वाले दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। और जो जांच अधिकारी थे वो छत पर जाते हैं। यहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर सभी की चीख निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी और इस लाश के गले पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि आरुषि के गले पर था। लाश को देखते ही पुलिस वालों ने उसी समय घर में मौजूद जो राजेश तलवार का भाई था उसे बुलाया, क्योंकि राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार उस समय हरिद्वार में थे और उन्हें कहा गया कि ये लाश क्या हेमराज की है। तो उन्होंने कहा कि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये शायद हेमराज की ही है। बाकी के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, तो जो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन ये हेमराज ही लग रहा है। हेमराज के कुछ दोस्तों से पहचान करवाई जाती है, तब ये पक्का हो जाता है कि ये जो लाश है वो हेमराज की है। जिस हेमराज को अब तक आरुषि का कातिल मानकर पुलिस ढूंढ रही थी, उसकी लाश खून में डूबी हुई छत के एक कोने में पड़ी हुई थी। पुलिस के सामने ये पता लगाने की अब चुनौती हो चुकी थी कि आखिरकार इन दोनों का कातिल कौन है। अब जांच कर रही जो पुलिस की टीम है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक टीम का काम था कि जो उसके माता पिता है उस पर नज़र रखे कि यही लोग कातिल है, और दूसरी टीम जो थी वो ये पता लगाने में लग जाती है कि कहीं हेमराज के किसी दोस्तों ने तो उन्हें नहीं मारा है, क्योंकि वहाँ पर शराब भी पी गई थी। अब जो हेमराज का एक दोस्त था जिसका नाम विष्णु शर्मा था, उससे भी पूछताछ की जाती है, क्योंकि वो पहले आरुषि के घर में नौकर का काम किया करता था और वो घर चला जाता है और उसके बाद में जो राजेश तलवार है वो हेमराज को परमानेंट नौकरी पर रख लेते हैं। लेकिन जो उसका दोस्त था विष्णु, वो कहता है कि वो उस समय नेपाल में था, और जब पता करवाया जाता है तो ये बात सच सामने आती है कि वाकई में वो यहाँ पर नहीं था। अब जो पुलिस की टीम थी वो भी उलझन में पड़ जाती है कि आखिर क्या किया जाए, किसको कातिल माना जाए, किसको पकड़ा जाए। अब ये जो पूरा केस था वो बहुत ही इसको ज़बरदस्त मीडिया की कवरेज मिल रही थी, चाहे तो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर तरफ आरुषि की खबरें चल रही थी। इन खबरों ने जो न्यूज़ चैनल है उस पर आरुषि के माता पिता पर शक जाहिर कर दिया था। पुलिस को भी नया सस्पेक्ट मिल गया था और पुलिस ने 23 मई को जो आरुषि के माता पिता है राजेश और नुपुर, उन्हें पूछताछ के लिए
जो पुलिस लाइन है वहाँ पर बुलाया जाता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब की बार जो पुलिस वाले थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें एक बहुत ही बड़ी बात सामने लेकर आते हैं और दावा करते हैं कि वो 23 मई की तारीख थी। उस दिन दावा किया जाता है कि जो राजेश तलवार है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अनीता नाम की एक महिला के साथ चल रहा है और इस बारे में आरुषि के दोस्त अनमोल ने आरुषि को बताया था। आरुषि अपने पिता से नाराज हो जाती है और इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसके बारे में मैं मम्मी को बता दूंगी। उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था और कथित तौर पर हेमराज के साथ यौन रिलेशनशिप में आ गई थी। इसी के बाद 15 मई 2008 की रात को जब राजेश तलवार सोने चले जाते हैं तब आरुषि के कमरे में हेमराज जाता है। दोनों एक दूसरे से रिलेशन बना रहे थे। तभी राजेश तलवार किसी काम से कमरे से बाहर निकलता है और आरुषि का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। इस पर वो अंदर जाता है जहां वो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ये देखकर राजेश तलवार को बहुत गुस्सा आता है और वो मारते हुए जो हेमराज था उसे छत पर ले जाता है और उसके सर पर किसी भारी चीज से वार करता है। फिर अपने जो सर्जिकल ब्लेड थी उसके पास, क्योंकि वो एक डॉक्टर था, छत के दरवाजे को फिर वो उसको मारने के बाद में उसका गला काट देता है और छत के दरवाजे को बंद कर देता है। फिर राजेश तलवार नीचे आता है और उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में उसने शराब पी। फिर कमरे के अंदर जाकर अपनी बेटी की भी हत्या कर देता है। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि ये दावा पुलिस कर रही थी। इस बयान के बाद पुलिस पर आरुषि के चरित्र हनन का आरोप लगने लगा और पुलिस की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। इसी के बाद पुलिस वालों ने अपना बयान बदलते हुए ये दावा किया, आरुषि को अपने पिता राजेश तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो वह अपने पिता को ब्लैकमेल करने लगी थी, जिसे राजेश तलवार को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। राजेश को ऐसा करते हुए हेमराज ने देख लिया था। बस उसी गवाह को मिटाने के लिए राजेश ने हेमराज को भी जान से मार दिया। अब जो उसकी पत्नी नुपुर तलवार थी अपने पति का साथ दिया। इसी के बाद जांच आगे बढ़ती है। मामले की जो गर्माहट थी उसे देखते हुए 1 जून 2008 को सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाता है। सीबीआई ने जैसे ही केस अपने हाथ में लिया, जांच का रुख ही बदल जाता है। शुरुआती जांच में जो सीबीआई की टीम थी वो कुछ ऐसी चीज़ों को शक के आधार पर राजेश और जो उसकी पत्नी थी उसे हटाकर राजेश तलवार के क्लिनिक पर काम करने वाले कृष्ण नाम के एक व्यक्ति पर करती है। दरअसल जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई टीम को पता चलता है आरुषि की हत्या से ठीक 2 दिन पहले क्लिनिक पर काम करते समय जो कृष्ण था उसे कुछ गलती हो गई थी। इस पर राजेश तलवार ने कृष्ण को बुरी तरीके से डांटा था। जो कृष्ण था वो हेमराज से कहता है कि मैं राजेश को बहुत जल्द सबक सिखाऊंगा। ये बात जब राजेश तलवार के ड्राइवर जो था उमेश शर्मा वो सुन लेता है और इसी की गवाही के आधार पर पुलिस ने 7 जून 2008 को जो कृष्णा था उसे हिरासत में लिया जाता है। सीबीआई की जो टीम थी वो कृष्णा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ पर उन्हें एक तकिए का कवर मिलता है जिस पर खून के कुछ निशान मिलते हैं और इसके अलावा कमरे से एक ट्राउज़र भी बरामद किया जाता है। खून के कुछ निशान के आधार पर और ट्राउज़र के आधार पर जो विष्णु था उसे पकड़ लिया जाता है। इसी के बाद पुलिस ने जो कृष्णा था उसे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। 9 जून 2008 को एम्स दिल्ली में इसका जो साइकोलॉजिकल का एक टेस्ट होता है वो भी किया जाता है। फिर 12 जून को कृष्ण का नार्को टेस्ट करवाया जाता है। नार्को टेस्ट का और जो पॉलीग्राफ टेस्ट थे उसके आधार पर 13 जून 2008 को जो सीबीआई की टीम थी वो कृष्ण को गिरफ्तार कर लेती है। नार्को टेस्ट के दौरान कृष्ण ने अपने दोस्त राजकुमार का नाम लिया। राजकुमार राजेश तलवार के दोस्त के यहाँ घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था। राजकुमार का नाम आते ही 23 जून को पुलिस ने राजकुमार को भी हिरासत में ले लिया और उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल और जो बाकी के टेस्ट थे वो करवाए गए। राजकुमार को 27 जून को जो सीबीआई थी वो गिरफ्तार करती है। ये आरुषि हेमराज कत्ल में दूसरी गिरफ्तारी हो चुकी थी। सीबीआई ने जो तीसरी गिरफ्तारी थी 30 जून 2008 को विजय मंडल और शंभू के रूप में की थी।
और पड़ोसी जो पुणे टंडन के यहाँ काम करता था, अब जो पुलिस थी वो 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। और ये इत्तेफाक ही था कि ये तीनों ही नेपाल के आसपास के नोएडा में काम कर रहे थे। इन तीनों की जो गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ की जाती है और जो अरुण कुमार की ओर से 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अरुण कुमार दावा करते हैं कि सीबीआई को राजेश तलवार और नुपुर तलवार के खिलाफ एक ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने हेमराज या फिर आरुषि की हत्या को 20 जून 2008 को राजेश तलवार का जो पहला 25 जून को जो आरुषि थी उसका डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। राजेश जो राजेश तलवार था उसे क्लीन चिट नहीं दी थी। दूसरी तरफ जो सीबीआई थी वो ये जानकारी देती है कि जो कृष्ण और राजकुमार विजय मंडल था फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट है। दावा ये भी किया गया था कि इन तीनों में से 2 लोगों ने आरुषि और हेमराज की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। जो कृष्ण राजकुमार और शंभू था उससे पूछताछ के आधार पर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरुषि और हेमराज की हत्या से कुछ संभावित कारण भी बताए थे। 2008 को हेमराज ने राजकुमार, कृष्ण और मंडल को अपने कमरे में पार्टी के लिए बुलाया था। यहाँ चारों बैठते हैं, शराब पीते हैं और वहीं पर जो कृष्ण था वो पिछले दिनों राजेश तलवार के साथ जो बेइज्जती हुई थी उसे बदला लेने की बात कहता है। राजकुमार के बयान के आधार पर कृष्ण राजेश तलवार के खिलाफ बातें कर रहा था, तो ये सभी बातें जो आरुषि है उसको पता चल जाती है और वो कहती है कि मैं अपने पापा से शिकायत करूंगी। कृष्ण को गुस्सा आता है और उसने अपने पास में रखी जो आरुषि है उसके पास में जो खड़ी आरुषि थी उसके कमरे में जाता है और उसकी हत्या कर देता है। आरुषि की हत्या करने के बाद कृष्ण भागने लगता है, जिस पर हेमराज उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस पर जो कृष्ण था साथ देने के लिए राजकुमार भी उसके साथ में आ जाता है और दोनों खींचते हुए हेमराज को छत पर ले जाते हैं और वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं और छत पर लगे दरवाजे को बंद कर देते हैं। शराब पीने के बाद कृष्ण और राजकुमार एक साथ आरुषि के कमरे में दाखिल होते हैं। या राजकुमार ने आरुषि के साथ गलत हरकत की कोशिश की। आरुषि ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू किया और जो कृष्ण है फिर वो आरुषि की हत्या कर देता है और हेमराज ये देखता है। तो इन सारी चीज़ों को पुलिस ने जो बयान था वो इस आधार पर रिकॉर्ड कर लिया था। मुताबिक पीने के बाद जो राजकुमार और विजय मंडल थे आरुषि के कमरे में जाते हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस बार बार इनको दोहरा रही थी। अब पुलिस खुद पूरी चीज़ों के लिए सही से नहीं थी कि आखिर पूरा मामला सच क्या है। बस वो मीडिया के दबाव में आकर इन सारी चीज़ों पर बार बार मीडिया के सामने ला रही थी। अब जो हेमराज को लेकर इन तीनों छत पर चले गए थे, जहां पर इसकी हत्या करने के बाद वो सभी लोग भाग जाते हैं और 12 जुलाई 2008 को राजेश को बेल मिल जाती है तथा उन्हें लगभग 50 दिन के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो राजकुमार, कृष्ण और विजय मंडल के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जाती है। सीबीआई की टीम ने तीनों नौकरों को कातिल मानते हुए जांच आगे बढ़ाई कि जांच में कृष्ण के मकान मालिक के जो गवाही दी थी कि 15 मई की रात तो कृष्ण उनके ही घर पर था और रात में भी कई बार उन्होंने उसे घर पर देखा था। दूसरी तरफ हत्या के दूसरे प्राइम सस्पेक्ट विजय मंडल के जो मालिक है वो पुलिस जांच कर रही थी। टीम के सामने गवाही दी थी कि उन्होंने भी विजय मंडल उप शंभू को 15 की रात को अपने घर पर देखा था। वह कई बार घर कमरे से बाहर निकलते हैं और वो उसे देखते भी हैं। तीसरे प्राइम सस्पेक्ट राजकुमार जो था वो अनीता दुरानी ने गवाही दी थी कि राजकुमार 15 मई की रात लगभग 12:30 बजे तक तो उनके घर के ही अंदर था। जलवायु विहार अपार्टमेंट में उसे वो वहाँ पर गया ही नहीं था। राजकुमार, कृष्ण या विजय मंडल में से कोई भी उस अपार्टमेंट में दाखिल नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, जब जांच आगे बढ़ाई जाती है तो पता चलता है इन तीनों में से किसी के भी डीएनए सैंपल राजेश तलवार के घर से बरामद की गई चीज़ों से मैच ही नहीं होते हैं। फिंगरप्रिंट भी राजेश तलवार के घर में कहीं नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सीबीआई की जो टीम थी वो कृष्ण के पास से जो बाकी की चीज़ें मिली थी उसके खून के निशान की भी जांच करवाती है। वो खून इंसानों का था ही नहीं। मामला जब और आगे बढ़ा तो दावा किया गया कि सीबीआई की टीम ने जोर जबरदस्ती करते हुए इन तीनों नौकरों को आरुषि और हेमराज की हत्या के आधार पर
गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो लोगों के सामने लाना चाहती थी कि वो झूठी साबित ना हो, और वो किसी को तो मजबूरी में ही सही लोगों के सामने लेकर आए कि उन्होंने कातिल को पकड़ लिया है। नार्को टेस्ट में भी जो भी बातें कही थी, कथित तौर पर वो सभी कहानियां गढ़ी गई थी। आरुषि हेमराज हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई टीम को हटाकर इस केस की जांच सीबीआई की नई टीम के हाथों में दी गई। सीबीआई की पुरानी टीम जिन तीनों को अब तक प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच कर रही थी, उन तीनों को ही सितंबर 2008 में सबूत की कमी होने के कारण जेल से छूटने के बाद जो सस्पेक्ट थे, विजय मंडल ने दावा किया था कि जो सीबीआई ने उन्हें दिमागी और शारीरिक तौर पर काफ़ी टॉर्चर किया था। सीबीआई की नई टीम का गठन किया जाता है। नीलम किशोर के नेतृत्व में थी ये टीम, और अब फिर से इस केस की जांच शुरू की जाती है। आरुषि के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की जो टीम थी, उससे पूछताछ की जाती है। डॉक्टर सुनील दोहरा और डॉक्टर नरेश राज कुछ नया खुलासा करते हैं और कहते हैं कि आरुषि के पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने देखा आरुषि की जो हाइमेन क्षतिग्रस्त थे। ऐसा लग रहा था आरुषि के मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से साफ किया गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर नरेश राज ने सीबीआई के सामने गवाही दी थी। हेमराज के सोचे हुए प्राइवेट पार्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। अंतिम समय में हेमराज यौन इंटरकोर्स में शामिल था। फिर अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया और सीबीआई की नई टीम ने दावा किया आरुषि के कमरे की जो हालत लोगों ने हत्या के बाद देखी थी, दरअसल वो बनाई गई थी। यानी हत्या करने के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से सही किया गया था। फिर लोगों को आरुषि की हत्या की खबर दी गई थी। जो जांच में ये सारा खुलासा होता है, आरुषि का जो पोस्टमार्टम था उसकी रिपोर्ट आती है। आरुषि के पिता राजेश तलवार ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया था, जिसकी पहचान एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से थी। उन्होंने इसी रात को फ़ोन किया और फिर उनका जो फ़ोन था वो पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर के पास आता है और कथित तौर पर सारी चीज़ें बदल दी जाती है। जो राजेश तलवार के डॉक्टरों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी आरुषि के रेप होने या फिर प्राइवेट पार्ट के साथ कोई भी सीमेंट मिलने की बात नहीं आई थी। नई टीम ने आरुषि तलवार के सर पर लगे चोट के जो निशान थे, उससे अंदाज़ा लगाया था कि ये चोट के निशान है वो गोल्फ क्लब से की गई थी, क्योंकि इंजरी एक ट्रायंगुलर शेप में थी। जांच के दौरान पुलिस ने राजेश तलवार के घर से गोल्फ क्लब का पूरा सेट बरामद किया था, जिसे कि सीबीआई ने दावा किया था कि जो गोल्फ क्लब नंबर 5 से आरुषि तथा हेमराज के सर पर वार किया गया था, जिससे कि उनकी मौत हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौजूद सभी गोल्फ स्टिक्स जो है, एक स्टिक को देखकर ऐसा लग रहा था कि हाल ही में काफ़ी अच्छे से इसे साफ किया गया था। सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए 18 से 19 मई के बीच 2010 में एक बार फिर से राजेश तलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। सभी पूछताछ लंबी जांच के बाद सीबीआई टीम को कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। इसी के आधार पर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई की नई टीम ने कोर्ट में इस केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट में राजेश तलवार पर आरुषि और हेमराज की हत्या का सीबीआई ने नौकरों को रिपोर्ट में बेगुनाह बताया गया था। अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि इस बात की कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हेमराज का कत्ल आरुषि के कमरे में हुआ था। हेमराज के ब्लड सैंपल भी कहीं भी आरुषि के कमरे में नहीं मिले। इसके अलावा राजेश या नुपुर के कपड़ों पर भी हेमराज के सैंपल नहीं मिले थे। जैसा आरुषि और हेमराज के गले पर थे, वैसे निशान का भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था जो प्रोफेशनल सर्जिकल ब्लेड से किया गया हो। चूँकि दो राजेश तलवार और नुपुर है, वो संभावना जताई थी कि जो सर्जिकल ब्लेड है उससे इन दोनों का गला काटा गया हो, लेकिन ये भी कोई भी सबूत नहीं मिलने से इसे भी छोड़ दिया गया था। राजेश और नुपुर की बेगुनाही की सबसे बड़ी वजह ये रही थी, किचन में जो शराब की बोतल रखी हुई थी उस पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे और जो खून के निशान उस बोतल पर थे, पहले की 3 प्राइम सस्पेक्ट से मैच हुए और ना ही राजेश और नुपुर के सैंपल से मैच हुए। इसके अलावा पूरे केस में हत्या की जो क्लियर कट मोटिव का भी पता नहीं चल पाया था। इन सभी के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को बंद करने की अपील दे दी थी। टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है। क्लोजिंग रिपोर्ट में राजेश तलवार पर जो उंगली उठाई गई थी उसमें राजेश तलवार खुश नहीं था और वो खुद पर भी सीबीआई की टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है।
बेगुनाह साबित होने पर मगर वहाँ पर उल्टा फंस जाता है और एक बार फिर से केस की जांच शुरू होती है और मामला दर्ज करते हुए फिर से जांच की जाती है। नुपुर तलवार पर मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत है। अब इस नई जांच के बाद सीबीआई के जो एडिशनल पीसीएल ने आरुषि हेमराज हत्या की जो नई थ्योरी थी वो पेश की थी। 15 से 16 मई की रात राजेश तलवार जब अपने कमरे में सो रहे थे, उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ वो अपने कमरे से बाहर आते हैं, जो हेमराज का कमरा था उसकी तरफ जाते हैं और कमरे में कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने ध्यान दिया और उन्हें एहसास हुआ कि आवाज़ आरुषि के कमरे से आ रही थी। इसके बाद उन्होंने हेमराज के कमरे पर रखे एक गोल्फ स्टिक को अपने हाथ में लिया और दौड़ते हुए आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज पर और आरुषि एक साथ बिस्तर पर थे। सीबीआई ने इस ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन के तौर पर डिस्क्राइब किया था कि हेमराज और आरुषि को इस हालत में देखकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है। हेमराज लड़खड़ाता है क्योंकि वो हेमराज के सर पर स्टिक से मार चुका था। तलवार ने दूसरी ओर गोल्फ स्टिक चलाई। हेमराज वहां से नीचे गिर जाता है और स्टिक गलती से आरुषि के सर पर लग जाती है और जब सर पर इतना तेज वार था कि जो हेमराज था वो मर जाता है। यहाँ पर नुपुर तलवार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अब अपने पति का साथ देना ही उचित समझा। हेमराज के शव को वो चादर में लपेटते हैं और छत पर रख देते हैं। हेमराज के गले को फिर सर्जिकल ब्लेड से काटा जाता है। छत के दरवाजे को लॉक किया जाता है। फिर वो नीचे आते हैं और उन्होंने जो आरुषि है उसका भी गला काट देते हैं। फिर कथित तौर पर आरुषि की जो नुपुर थी वो आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ करती है और फिर राजेश ने आरुषि के गले को काट दिया। इसके बाद राजेश और नुपुर ने मिलकर खून के निशान साफ किए और वहां से मिटाना शुरू किया। हत्या में इस्तेमाल किए गए जो गोल्फ स्टिक थी उसे छुपा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और अपने कमरे से बाहर निकलकर सो जाते हैं। ये बताया जा रहा था। बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। इसके बाद राजेश तलवार ने घर में रखी स्कॉच विस्की पी सुबह होने का इंतजार करने लगे और सीबीआई की जो टीम थी वो 25 नवंबर 2013 को राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि तथा हेमराज की हत्या का दोषी करार देती है। इसके अलावा इन दोनों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आधार पर गलत दिशा में पुलिस को भटकाने के आधार पर इन पर केस दर्ज किया जाता है। 26 नवंबर 2013 को आरुषि और हेमराज की हत्या के जुर्म में राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कुछ महीने जेल में गुजारने के बाद जनवरी 2014 को राजेश और नुपुर तलवार निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करते हैं। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो निचली अदालत है फैसले को पलटते हुए राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि हेमराज हत्या के आरोप से मुक्त करते हुए जेल से रिहा कर देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि सीबीआई सही तरीके से जांच करने में असफल रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी के आधार पर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। नुपुर तलवार जेल से बाहर आते ही वैसे 8 मार्च 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जो पूरी जानकारी है उसको मंजूरी दी थी। आरुषि तलवार के पिता राजेश तलवार और नुपुर तलवार इस केस से पीड़ित है। फिर गवाह या फिर हत्यारे हैं वह तो समय ही बताएगा। हत्या किसने की, क्यों की, ये मामला अभी भी विचाराधीन है, इसलिए हम इस पूरे मामले पर कोई भी अंतिम टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। इस केस का सच जो भी है वो बाहर आना चाहिए और आरुषि तथा हेमराज को इंसाफ मिलना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि इस केस में किसने हत्या की है, कौन कातिल है, कौन आरोपी है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।